हमारे देश में ज़्यादातर शादियाँ अरेंज्ड होती हैं, जहाँ पर एक तय उम्र के बाद माँ बाप, रिश्तेदार और समाज मिलकर बच्चों की शादी करा देते हैं। अरेंज मैरिज को एक पवित्र बंधन की तरह दिखाया जाता है कि 7 जन्मों का साथ है, प्रेम की पराकाष्ठा है। लोग दूर दूर से आते हैं, नाच गाना करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, थोड़ी थोड़ी बुराइयाँ करते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं और अरेंज मैरिज को एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस धूमधाम के पीछे दिखावे और झूठ की एक दुनिया छुपी होती है, जहां पर दो लोग प्यार के नाम पर एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे अरेंज मैरिज का और प्यार का कोई लेना देना नहीं है, कैसे अरेंज मैरिज आपकी लाइफ की क्वालिटी को खराब करता है और यहाँ पर सच्चाई और आज़ादी के लिए कोई जगह नहीं होती, क्यों अरेंज मैरिज बोरिंग लोगों की लाइफ में टाइम पास का एक ऑप्शन है और क्यों एक सच्चे, ईमानदार, स्टेबल और कॉन्शियस इंसान को अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो पूरे देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ शादी के बारे में नहीं है, ये आपकी लाइफ के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हमारा पहला पॉइंट है कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स। इंडिया में लड़का लड़की से ज़्यादा उनकी शादी का डिसीजन उनके पेरेंट्स और घर के बुजुर्ग लेते हैं और उन लोगों के पास हमेशा कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम आपसे बड़े हैं, हमने ज़्यादा दुनिया देखी है, या हम आपकी खुशी चाहते हैं, आपका सेटलमेंट चाहते हैं, या फिर हम आपके बच्चे का मुंह देखना चाहते हैं, या फिर लास्ट में आता है कि देखो शादी तो करनी ही पड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग खुद अपने रिश्तों में खुश नहीं रह पाए या जो लोग खुद अपने रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी से नहीं निभा पाए, वो कैसे किसी और की लाइफ के अगले 30-40 साल का डिसीजन ले सकते हैं। अगर सच में बच्चों की खुशी चाहते हैं, उनका सेटलमेंट चाहते हैं, तो क्यों बच्चों की पसंद के अच्छे रिश्तों को भी कास्ट, एज या किसी और सामाजिक फैक्टर के चलते मना कर दिया जाता है? क्यों जितना पैसा लड़की के दहेज में खर्च होता है उतना पैसा उसकी पढ़ाई में या उसे इंडिपेंडेंट बनाने में खर्च नहीं किया जाता है? और बाद में जब शादी में दिक्कत आती है तो यही लोग बोलते हैं कि इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर जो एल्डर्स हैं उनने अपने समय में यही देखा है कि एक एज के बाद सारे लोगों की शादी होती है, तो वो इससे आगे और इससे पीछे कुछ सोचना ही नहीं चाहते। और एक टर्म होती है लिविंग थ्रू अदर्स। घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई पर्पस और मीनिंग नहीं बचता है एक एज के बाद, तो वो पर्पस और मीनिंग वो अपने बच्चों की लाइफ में ढूंढ रहे होते हैं। तो जब बच्चों की शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो अचानक से इनकी लाइफ में काम आ जाता है एक वर्क, एक मीनिंग कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, हमारा भी अभी कंट्रोल है, हमारी लाइफ का भी कोई मीनिंग है, खुशियाँ आती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, तो बेसिकली इनकी लाइफ को एक पर्पस और मीनिंग मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि जो सेंस ऑफ कंट्रोल, मीनिंग या खुशी ढूंढी जा रही है, वो किसी और की लाइफ को कंट्रोल करके, उसके डिसीजन को इम्पैक्ट करके ढूंढी जा रही है। तो ये प्रेजेंट में आपने कर तो लिया है, लेकिन फ्यूचर में दिक्कतें उस बच्चे को होंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ पीपल। अब अरेंज मैरिज में जनरली आपको 2 टाइप के लोग मिलते हैं। पहले होते हैं रोबोट्स। अब रोबोट्स कैटेगरी में वो लड़कियां आती हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही होता है शादी करना। उनके घर वालों ने भी उन्हें बोल के रखा है कि देखो बेटा, शादी तो करनी पड़ती है, तो इनके कोई सपने नहीं होते, कुछ ये पढ़ाई लिखाई नहीं करते, इनको बस ये पता होता है कि एक टाइम बाद शादी करनी है और सेटल हो जाना है। और रोबोट्स कैटेगरी के लड़के वो होते हैं जो खुद अपने दम पर कभी किसी लड़की के साथ क्वालिटी रिलेशन नहीं बना पाते, लेकिन इनके पास पैसा है या इनके घर वालों के पास पैसा है, इसलिए इनकी शादी हो रही है। तो बेसिकली ये अपना पैसा दिखाकर लड़की को खरीद रहे होते हैं, बाकी खुद की इनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। अब रोबोट कैटेगरी के लोगों की दिक्कत ये होती है कि इनके पास कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, इस वजह से ये एक दूसरे की लाइफ में कुछ भी अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। इस कैटेगरी की जो लड़कियां होती हैं उनको बाहरी जिंदगियों का, रियल वर्ल्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो कभी भी अपने परिवार का फाइनेंशियल बर्डन शेयर नहीं कर पाती हैं, पूरी जिम्मेदारी पति पे आ जाती है। इस कैटेगरी के जो लड़के होते हैं उनका इमोशनल साइड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो बहुत अच्छे से अपने रिश्तों को नहीं निभा पाते हैं। और इस कैटेगरी के लोग पेरेंट्स भी अच्छे नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भी बहुत लंबे समय तक सफर करना पड़ता है। धीरे धीरे इनकी जो मैरिज लाइफ का स्पार्क होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है एक दूसरे को देने के लिए, और फिर बस लाइफ चल रही होती है। इंडिया की मैक्सिमम शादियां ऐसे ही चल रही हैं कि जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, बस लोग जिंदगी काट रहे हैं। अरेंज मैरिज में जो आपको दूसरी कैटेगरी मिलती है वो होते हैं ट्रेंड खिलाड़ी। ये वही लोग होते हैं जिनके बहुत सारे रिलेशंस रहे हैं, इन्हें बहुत सारी डेटिंग करी है, बहुत सारे ब्रेकअप्स हो चुके हैं, तो बेसिकली इन्होंने अपनी लाइफ में इनफ एक्सप्लोर कर लिया होता है, लेकिन इनका कोई भी रिलेशन चल नहीं पाया, किसी रीजंस की वजह से कोई भी रिलेशन इनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया और अब इनकी शादी की एज हो गई है। तो अरेंज मैरिज इनके लिए एक सेफ ऑप्शन रहता है कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी, पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारे बुढ़ापे के लिए हमें कोई पार्टनर मिल जाएगा, सबको शादी तो करनी ही पड़ती है, तो चलो हम भी शादी कर लेते हैं। तो इस शादी की दिक्कत ये होती है, इन लोगों की दिक्कत ये होती है कि शादी के वक्त इनके बीच में कोई भी रियल लाइफ कनेक्शन नहीं होता है, ये कोई प्यार नहीं कर रहे होते हैं, कोई फीलिंग शेयर नहीं हो रही होती। इनकी शादी सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होती है कि चलो एज हो गई थी, अब शादी कर लेते हैं, कोई बुढ़ापे के लिए हो जाएगा, सोसाइटी को दिखाने के लिए हो जाएगा। तो उस समय जो भी इन्हें बेटर ऑप्शन मिलता है ये उससे शादी कर लेते हैं, चाहे बाद में सामने वाले की लाइफ खराब कर दें। तो अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो आपको इनमें से किसी एक कैटेगरी का इंसान मिलेगा और आप भी इनमें से ही किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं।
और यहाँ पे सबसे नेगेटिव बात यह है कि आपने अपनी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन को लक के ऊपर छोड़ दिया है और आप अपनी कैपेसिटी पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक पार्टनर भी नहीं ढूंढ पाए जो दिखाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी वीक है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है पीपल्स एक्सपेक्टेशन इन मैरिज। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो मेरा दोस्त मुझसे बोला कि भाई मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो जॉब ना करे और घर को संभाले। तो जो लड़कियां घर को संभालती हैं वही संस्कारी होती हैं और ऐसी लड़कियों की वजह से ही हमारा समाज और हमारा घर चलता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू अच्छा काम कर रहा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, अपनी फ्यूचर की तैयारी कर रहा है कि तुझे उसे भी बेटर लेवल पे लेके जाना है और आगे बढ़ना है, तो तू ऐसी लड़की क्यों चाहता है जो सपने ना देखे? तुझे सपने देखने का हक है, लेकिन तू लड़की ऐसी चाहता है जो खुद सपने ना देखे। तो हम थोड़ी देर उस चीज़ पे शांत हुए। अगर आप ध्यान से देखें तो अरेंज मैरिज का यही पैटर्न है। लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सुंदर हों और वो घर को संभाले। इसलिए आप मूवीज़ में देखेंगे लोग बार बार बोलते हैं कि देखो यार, आपको शादी के बाद जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़कियां जब जॉब नहीं करती हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती हैं, तो उन्हें कंट्रोल करना ईजी होता है। और जो लड़की घर पे रहती है, घर का काम संभालती है, बच्चों को संभालती है, सास ससुर संभालती है, अगर ये सब करती है ना तो ऐसी लड़की को संस्कारी बोला जाता है। लोग इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ रहे हैं कि लड़की को भी सपने देखने का और अच्छा काम करने का पूरा हक है, बाहर निकलने का पूरा हक है। और जो काम लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है वो कोई भी मेड 10,000 रुपये में कर देगी। और यही चीज़ लड़कों पर भी नेगेटिवली अप्लाई होती है। सारे लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत बड़ी नौकरी करें, सरकारी नौकरी में रहें, पूरे घर का खर्चा उठाएं, अपनी पत्नी का, बच्चों का, बूढ़े माँ बाप का, हर चीज़ का वो खर्चा उठाएं। अब हर इंसान के लिए इतना परफेक्ट होना पॉसिबल नहीं होता है, तो ज़्यादातर लड़के अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में। और जब वो घर आते हैं तो बहुत सारे केसेस में उनकी वाइफ उन्हें समझ नहीं पाती है, क्योंकि उन्होंने बाहर की लाइफ नहीं देखी है, उन्होंने वर्किंग लाइफ नहीं देखी है। तो ये जो अरेंज मैरिज का कल्चर है कि लड़का सिर्फ बाहर का सब कुछ संभालेगा, लड़की सब घर का संभालेगी, ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हमारा चौथा पॉइंट है फेकनेस ड्यूरिंग मैरिज। अरेंज मैरिज का पूरा सेटअप झूठ पर टिका होता है। दोनों पार्टियों को पता होता है कि अपनी रियलिटी को नहीं दिखाना है। तो लड़की की ट्रेनिंग होती है कि अपने आप को संस्कारी दिखाना है, ये दिखाना है कि मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ये दिखाना है कि मेरे ज़्यादा रिलेशंस नहीं रहे हैं, मैं अभी वर्जिन हूँ। लड़का दिखाता है कि मैं सेटल्ड हूँ, चिल हूँ, कभी कभी ड्रिंक करता हूँ, मेरे भी रिलेशंस नहीं है, माँ बाप का बस थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी मैं मैच्योर हूँ, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ज़्यादातर लड़कियाँ देखती हैं सेटलमेंट और लड़का देखता है खूबसूरती या फिर क्यूटनेस। फिर इसके बाद शुरू होती है प्यार की एक घटिया एक्टिंग। लोग फोटो शूट्स करते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हैं, आई लव यू बोलते हैं, अपने आप को एक दूसरे को ज़िंदगी बताते हैं, भगवान को साक्षी मानते हुए 7 फेरों में वादे करते हैं कि मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा और कभी आपके ऊपर चीटिंग नहीं करूँगा। जबकि झूठ उस समय बोल चुके हैं, झूठ बोल के ही शादी कर रहे हैं और चीटिंग तो वो करेंगे ही। और फिर जब ये हनीमून फेज खत्म होता है, समय निकलता है, जब जाके एक दूसरे के राज, सीक्रेट्स, रियलिटी, पर्सनैलिटीज़ बाहर आती हैं और तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, थोड़ी गलती तो मुझसे हो गई। लेकिन फिर भी हर इंसान इसके बाद भी अपनी ज़िंदगी काट लेता है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे जी लेता है। लेकिन सवाल ये है कि उस ज़िंदगी को जीने के लिए आपको खुद से कितने झूठ बोलने पड़े, आपको दूसरों के सामने, सोसाइटी के सामने कितना दिखावा करना पड़ा, जबकि आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में सच में कुछ भी नहीं है। और यहीं से हमारा 5th पॉइंट आता है, जो है नो सेल्फ रिस्पेक्ट। अरेंज मैरिज में कभी कभी आपको शादी के कुछ समय बाद अपने पार्टनर के ऐसे सच पता चलते हैं जो आपसे छुपाए गए थे। हो सकता है आपका पार्टनर आपके ऊपर चीट करे, हो सकता है वो आपके साथ अच्छा बिहेव ना करे, हो सकता है वो आपको इग्नोर करे, हो सकता है वो आपके सपनों को ना समझे, लेकिन फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते। और इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि आपने अपने परिवार के प्रेशर में और अपनी कमजोरी के चलते ऐसे इंसान से शादी की थी जिसको आप जानते ही नहीं थे। अब बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है, समाज इन्वॉल्व हो चुका है, शायद आपके बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। तो अब अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो समाज क्या कहेगा, आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर इस चीज़ का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और इसी वजह से लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा देते हैं। जो रूल्स, जो आइडियल्स उन्होंने पहले बनाए थे कि हम अपनी लाइफ में ये तो नहीं होने देंगे, वो सब रूल्स तोड़ देते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और फिर बाहर यहाँ वहाँ जाकर फेक खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। तो अगर हम सारे पॉइंट्स को कंबाइन करें तो अरेंज मैरिज में झूठ है, बेहोशी है, नासमझी है और कुछ पुरानी मान्यताएं हैं। हर इंसान को खुद को समझने का और अपनी मर्जी से पार्टनर को चुनने का पूरा हक होना चाहिए। हर इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ये कह सके कि मैं इस इंसान के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी के साथ लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहता, मैं शादी ही नहीं करना चाहता। और 2 इंसान अगर साथ हैं और उनका मन नहीं है तो उन्हें भी अलग होने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि मैरिज में ही प्रॉब्लम्स हैं या फिर लव मैरिज की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस टॉपिक को कभी बात के लिए छोड़ते हैं। आपके अगर कोई सजेशंस हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।